का वो जादूगर, हास्य का वो शिल्पी थार के राजो शहर से आता है और पूरे देश का हो जाता है। बेशक मैं हास्य के उस धुरंधर को, जिसे लोग जॉनी बैरागी के नाम से जानते हैं, अगर आपकी मानसिकता उन्हें सुनने की हो गई हो तो एक बार मुझे ताली बजाकर बता दें। मैं पर उठाकर ताली बजाकर आवाज दे हास्य के उस परमाणु बम को जो फटने की बारी देख रहा है, जॉनी बैरागी। जॉनी बैरागी। मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ और प्रणाम इसलिए करना चाहिए कि इन्होंने किसी ने करा नहीं तो मैं कर लूँ। तो शांति पकड़ो ना, ओ आ मत करो। लोगों को डाउट होता है कि यार इतनी जोर से इसको क्या तकलीफ पड़ रही होगी। हर 10 मिनट बाद ओ यार ये वो कौन सी फिल्म में होता है पता नहीं तुमको क्या? डाउट कर होता है लोगों को, वो क्यों कर रहा? वो नहीं मत करो भैया। मुकाम पे बैठ गए सब अपने अपने मुकाम पे, शांति पकड़ो। आवाज मेरी कम है या बड़ी हुई है इनकी, ये तो मैं ही नहीं बढ़ा रहा हूँ, कोई बात नहीं। मैं बहुत एक बात है, देखो ऐसा है कि मैं बहुत छोटा कवि हूँ और ये वाकई में गोविंद भैया, नरेंद्र भाई साहब और हमारे दिनेश भाई और ये सारे मयंक भाई सब, डॉक्टर भुवन मोहिनी जी और ये सारे बड़े ही लोग हैं। तो समस्या ये नहीं, इसमें ये हुआ कि अभी नवरात्रि के पहले जैसे गणेश चतुर्थी थी, तो गणेश चतुर्थी में क्या है कि बारिश हो जाती है। अब वो बारिश हो जाती है तो इसमें क्या होता है कि यार एक कवि सम्मेलन था यहाँ आसपास, धामनोद के आसपास कहीं, तो ये मामला हुआ, अब 4-6 कवियों ने पढ़ लिया, 2-4 कवि बच गए। अब वो बारिश हो गई तो उसमें यह हुआ कि जिन जिन लोगों ने कविता पढ़ ली उनका पेमेंट कर दिया। जिनका पढ़ना बाकी था बोले यार इन्होंने पढ़ा ही नहीं, इनका रहने तो क्या मतलब है। तो मैंने उस दिन पढ़ लिया था पे, तो मेरा तो हो गया था, बाकी का इनका रह गया था। ये बात उधर धामनोद के उधर की है, यहाँ की ऐसी बात नहीं है। तो ये खाली उस दिन से ये परंपरा चल रही है कि ये मेरे को बाद में पढ़ा रहे हैं, वरना मैं तो कभी छोटा ही हूँ, कभी ये ही बड़े हैं। मैं इन्हें प्रणाम करता हूं। न तो मेरी इनकी कोई बड़ी योग्यता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं श्रद्धेय श्री श्याम जी यहाँ पर विराजमान है, भारतीय जनता पार्टी का एक बड़े सिपाही यहाँ पे विराजमान है, और हमारे श्रद्धेय राजेश भैया, सारे लोग मित्र, श्याम जी, नरेंद्र भाई, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने माँ नर्मदा जो कल कल करके बहती हुई इस निमाड़ की पवित्र पावन तपस्थली पे इन लोगों के दर्शन करने का मुझे आपकी वजह से जो सौभाग्य मिला है। ये जो इतनी देर से ये बात कह रहे थे, और इस नव दुर्गा उत्सव समिति ठीकरी के इन लोगों का, इस समिति के जितने लोगों का, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि आपने हिंदी पखवाड़ा खत्म होने के बाद माँ दुर्गा के प्रति दिन के अवसर पे राष्ट्रभाषा हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया। आप इस मंच पर चाहते तो कोई दूसरा प्रोग्राम करवा सकते थे, परंतु आपने हिंदी का कवि सम्मेलन करवाया। इसलिए मैं राष्ट्रभाषा हिंदी की तरफ से, देश के तमाम कवियों की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि आपने एक बड़ा उपक्रम किया। इसमें ताली मत बजाओ क्योंकि दूसरे प्रोग्राम में पैसे थोड़े ज्यादा लगते हैं। एक बात बताइए, बढ़िया, ये थोड़ा सा सस्ते वाला प्रोग्राम था। और इन्होंने क्या किया कि नरेंद्र भाई को पकड़ लिया। हाँ, बोले यार 4-6 जने को लाओ ना पकड़ के। बोले किसको किसको लाए? बोले देख लो तुम्हारे हिसाब से 1-2 ढंग के और बाकी ऐसे पकड़ लो। आप क्या मतलब प्रोग्राम करना अपने को? पर योग से ये हुआ कि सारे ढंग के पकड़ में आ गए, और शुरू से लेके आखिरी तक ढंग के पकड़ में आए। डॉक्टर भुवन मोहिनी जी कहीं जा रही है, ये कहाँ जा रही है ये आपको सबको पता है, और क्यों जा रही है ये भी सबको पता है। तो मैं प्रणाम करता हूँ। एक कविता में पढ़ूंगा इन दिनों, बहुत अच्छी कविता है मेरी, बहुत शानदार कविता। आप जो लोग खड़े हुए उनसे मेरा निवेदन है कि अब आप खड़े ही रहो।
क्योंकि इतनी देर तक तो आपने खड़े खड़े टाइम पास कर लिया, तो अब बचा भी कुछ भी नहीं, मैं अकेला बचा हुआ हूँ। अब यूं तो है नहीं 10-12 कभी और दूसरे आ रहे हैं, कोई भी नहीं आ रहा, बस मैं अकेला ही हूँ। अब मेरे को अकेले को ही सुनना है। आपने खड़े खड़े इतनी देर तक सुन लिया, बहुत अच्छा सुना। बड़ा पवित्र पावन दिन है आज, शहीद भगत सिंह जी का जन्मदिन है आज मेरे दोस्त। बढ़िया। एक बात कहना चाहता हूँ हमारे नरेंद्र भाई, आपने जो उपक्रम है, ये शहीदों का यशगान आपने इस मंच पर गाया है, आपकी वाणी सदैव निमाड़ा में, इनको कम करो ना, मैं तो गाता ही नहीं हूँ। कहाँ गाया मैंने? आज तक कभी नहीं गाया। और अगर मैं गाता तो क्या ये दिखते? बढ़िया बात है। बढ़िया क्या, एक भी नहीं दिखता है। बोले यशो आए तो फिर रहे हूँ के कौन लेने दो अपना के विकास बढ़िया तो अपन ही गईला। तो मैं बिल्कुल नहीं गाता हूँ, तो बहुत बढ़िया सुनते हो। अब ये सब कह रहे थे, बोले ये निमाड़ है, ये निमाड़ है। आधी ताकत तो अपन इसमें लगा देते कि ये निमाड़ है। कितने रुपए का कवि सम्मेलन हुआ, कितना बड़ा मंच बनाया, इतने लाइट, इतनी बिजली, इतने बड़े महंगे महंगे कवि, सारी समिति की बैठक हुई। बोले अब क्या करें? बोला कवि सम्मेलन करो। कवि सम्मेलन में कितने रुपए लगेंगे? बोले इतने रुपए लगेंगे। इतने सारे रुपए लगाए। इसके बाद देश कितने बड़े बड़े कवियों को बुलाया, और इन बड़े बड़े कवियों ने आके फिर क्या कहा? बोले ये निमाड़ है। और आपने भी हाँ कर ली कि हाँ यार ये निमाड़ है यार। बढ़िया बात है। लो बोलो, लो बोलो, ये 1 लाख रुपए का धन टांग के नीचे रहता तो ऐसी आवाज करता। पुराने लोगों ने कहा कि धन रखो गांठे और विद्या रखो कंठे। तो कंठ पे अगर विद्या और धन अगर गांठ के नीचे हो तो इसी तरह से आवाजें निकलेगी, फट फट फट। भाई कमाल है। देखो मैंने आपसे क्या कहा कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ। यहाँ इधर जो साइड में लोग बैठे हुए हैं, इन बड़े जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। जिम्मेदार लोगों में आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ गोविंद भाई, मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, हालांकि इतना बड़ा आदमी मैं हुई नहीं, और बड़ा बनने में बहुत तकलीफ है। छोटा आदमी, आपके घर में अगर छोटा बच्चा है और वो छोटा बच्चा अगर कोई सी भी गलती करे तो हम उस पर क्रोध नहीं करते हैं। हमारे घर के अंदर जो छोटा बच्चा है, लो बोलो, आदमी कितनी गलती कर ले, क्योंकि वो छोटा है, छोटे आदमी के लिए छूट है। छोटा बच्चा रोज चाय की कब्बत सी तोड़ दे, चाय डोल दे, कोई दिक्कत नहीं। बोले ठीक है मुन्ना ने चाय डोल दी, साफ कर दो, क्योंकि वो छोटा है। वही चाय डोलते 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 वही चाय वाला जब प्रधानमंत्री बन जाए, अब वो अगर आदमी बड़ा बन गया तो वो चीते ले आया। पूरा देश पीछे पड़ गया सोशल मीडिया पे, अरे ये चीते ले आया, अरे ये चीते ले आया, जैसे उनको ही खा रहा हो, चीते ले आया। भाई चीते को वही खाएंगे जो उनको खाना है। हाँ? और मतलब जिसको चीता खाएगा, जिसको चीता खाएगा वो हिरण, वो खुद टेंशन नहीं पाल रहा है। बहुत अच्छे। ज्यादा दूसरे लोग टेंशन पाल रहे, बोले ये इनको खा जाएगा, ये इनको खा जाएगा। यार ये तो प्रकृति का नियम है कि कौन किसको खाएगा ना, कौन कोई बचेगा और कौन खाएगा। वो हिरण तक डिप्रेशन पे नहीं आ रहा, परंतु दूसरे लोग डिप्रेशन में आ रहे। और अगर मान लो चीते ने ये बात सुन ली, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। क्या 6 दिन हो गए, बाड़े में एक बकरा छोड़ा, चीते के बाड़े में एक बकरा, तो वो चीते उस बकरे को नहीं खा रहे। पत्रकार लोगों को और मीडिया के लोगों को मतलब बस नहीं चले, वरना उस चीते के मुंह में माइक घुसेड़ के पूछे वो, बोले तू इस बकरे को क्यों नहीं खा रहा? बहुत अच्छे। इनका बस नहीं चले, नहीं तो उस चीते से पूछे, बोले क्यों चीता जी, चीता जी आपको कैसा महसूस हो रहा है? चीता भी घुर्राते हुए बोलता, मुझे अच्छा महसूस हो रहा है। हाँ आ गए आप, हमारे बीच में दिनेश भाई आ गए हैं। ये इसलिए आ गए क्योंकि ये गए थे। इस सृष्टि का बस यही नियम है कि जो जाएगा उसको यहाँ पे आना पड़ेगा, और इस तरह से 84 लाख योनियों में आपको भटकना पड़ेगा। अब दिनेश जी आप ये बताओ कि आपसे 84 लाख में से ये कौन सी वाली योनि भुगत रहे हो आप? बहुत अच्छे। भैया जो बता देते हैं हमारे बीच में कि इस देश के अंदर निवाड़ में भी यहाँ बहुत तरह तरह की बातें हो रही है, और इस तरह की बातें इस देश के अंदर नहीं हो तो कोई बात नहीं। मैं आप लोग एक तो क्या है कि इधर उधर बहुत सुनते रहते हो, आजू बाजू में फोकट की फिल्म देखने के मजे बहुत है। खुद अपने शहर में तो कवि सम्मेलन कराते नहीं, दूसरी जगह होते तो वहाँ पे आप जाकर के सुन लेते हैं, और फिर नीचे से बैठ करके दूसरे कवियों का कॉन्फिडेंस लूज करते हैं। बोले नहीं सुनाओ, नहीं अब नहीं कहाँ से लाए अगला आदमी यार, क्योंकि अगला आदमी के लिए तो ये नई जगह। मैं तो यहाँ ठीकरी में पहली बार आया हूँ।
मैं आया ही पहली बार हूँ यहाँ, कितने वर्षों से कवि सम्मेलन हो रहा है मेरे को पता नहीं। और ये नरेंद्र भाई का मतलब वो प्रेम और स्नेह है कि इन्होंने हम लोगों को यहाँ पर बुलाया इस नवरात्रि के इतने कीमती, इतने पावन पर्व पे, जो इतना मैंने इतना कीमती दिन है, और इतने कीमती दिन में इतने कम पैसे में इस आदमी ने हमको यहाँ पर बुलाया। बड़ी आप सुनो आराम से, प्रेम से, मैं जोर जोर से बोलूं इसका मतलब ये नहीं कि मैं वीर रस का कमी हूँ। ये क्या है कि बीच बीच में मेरे को बोलना पड़ता है। क्रोध क्या मतलब, बड़ा था आदमी एकदम ढोल बजन के साथ देवता आ जाए के दिल में, ढोल बजन। अभी भैया कविता पढ़ते थे तो मतलब रोंगटा खड़ा हो जाए कि नहीं हो जाए। मैंने तो मतलब बहुत दिनों, अभी महीने भर पहले नरेंद्र भाई को मेरे इधर बुलाया था, और ये हमारे मयंक भाई, इनको तो मैंने बुलाना बंद कर दिया। एक 4-6 महीने पहले रोज जो वीर रस की कविता और छाती माथे कूटे लोगों का रोंगटे खड़े हो जाए। दिक्कत ये नहीं कि रोंगटे खड़े हुए, ये तो बैठ के चला गया इनके घर। 4 दिन हो गए लोगों के रोंगटे नहीं बैठ रहे, रोंगटे खड़े के खड़े। छोटे छोटे छोरा छोरी की इतनी हालत खराब, पोरिया ऑन रोई रोई के थाकी गया। उनकी माँ पूछे, बोले पोरिया के कहीं हुए? बोले रोंगटा खड़ा हुई रहा इनका, रोंगटे बैठे नहीं, चड्डी बनियान नहीं पहन पा रहा है। डॉक्टर अंड संड पैसा लूट रहे क्योंकि रोंगटे खड़ा हो रहे हैं। मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूँ कि आप ताली बजाओ, ये आपकी मर्जी कि आपको बजाना है कि नहीं बजाना है। जरा पीछे वाले लोग हाथ खड़े करें। इस देश को देशभक्ति से तोड़ा जा रहा है। भुवन मोहिनी जी हमारे बीच में आ गई है। डॉक्टर साहब, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। देश की एक बड़ी कवित्री आपके बीच में आकर के बैठ गई है। ये आकर के बैठ गई और आप भी यहाँ पर बैठे हुए, मामला एक जैसा नहीं। इधर भी बैठे और उधर भी बैठे तो थोड़ी ऐसा है ठेस, थोड़ी काम चल रही है। ये देश है मेरे भाई, ये हिंदुस्तान में आपके बीच में एक बात कहना चाहता हूँ कि देश के अंदर एक ऐसी बात कह रहा हूँ मैं जो शायद आपने पहली बार सुनी होगी। कोरोना संक्रमण काल के बाद में ये इतनी विशाल भीड़ का जो उपक्रम आप लोगों ने किया है, 8 चीते लाए, 8 चीते लाए, उसमें 5 ये दिनेश कह रहा कि उसमें 5 वो है भाई साहब, वो, और 3 ये है ये, और ये। अब इसको कैसे मालूम पड़ा? लो बोलो। एक तो पहले तो खुद ढंग का नहीं, और इसके बाद भी कह रहा कि भाई साहब 5 उसमें वो है वो। अरे अपनी आप सोचो तो सही, अगले आदमी का दिमाग तो देखो यार। बोले वहाँ 5 वो है वो, और 3 ये है ये, तो अब एक के हिस्से में कितनी आई? एक के हिस्से में कितनी आई होगी भाई साहब? आपको खूब मजा आ रहा। अब इनको ये मालूम नहीं पड़ रहा हमको कि इनको इसमें मजा आ रहा कि उसमें आ रहा। बहुत अच्छे। और बाकी मजा आ रहा है और मजा आना चाहिए। राजेश भैया ने मेरे को फोन करके 4 दिन से एक ही बात बोला, जानी भाई आपको ठिकरी में बहुत सुनना चाहते हैं लोग और मजा लेना चाहते हैं। मैंने कहा आप भी मजे लेते हो? बोले यार आप पहली बार आ रहे हो यार ठिकरी में। मैंने कहा यार अब पहली बार आ रहे हो तो मेरी तो कोई गलती है ही नहीं, आपने बुलाया ही मेरे को, पहली बार तुम्हें आ गया। नहीं तो ऐसा कुछ नहीं है, तो प्रेम भाव है यार, अपने घर की बात है। आप आदेश करो, मैं तो दौड़ा दौड़ा आ जाऊँ। वो हमारे यहाँ का ठिकरी के पास में गाँव में, यहाँ का आदमी उसकी छोरी हमारे राजौत में शादी करी, दोनों प्रेम भाव हो गए। योग से गोविंद भाई वो आदमी सटोरिया, वो रात को उधर आए, रात की 11 बजे 12 बजे, एक दिन रात की 11-12 बजे भाई आया। दोनों भी समझी मिले, 2 खूब गले मिले। रात की 12 बज गई। उस औरत ने कहा, बोला खाना होना कुछ नहीं, खिचड़ी बना ली और रख दी थाली में, थोड़ा सा घी डाल दिया ऊपर से, बोले दोनों साथ में खा लो प्रेम से। तो वो ठिकरी वाले ने कहा, बोले यार ये घी इधर खींचना अपने को इधर। वो थाली हो गई टेढ़ी। भाई साहब आप सुनना ध्यान से, आजकल थालियां टेढ़ी हो रही है। जैसे ये बता रहे थे कि कांग्रेस वाले बिक रहे तो खरीदेगा ही कोई, खरीदेगा। बात ये नहीं, वो गिर रहे हैं। पूरा देश चिल्ला के बोले गिर गए। इससे दिक्कत थोड़ी नहीं अपने को, अपने को ये बताना कि कितने गिरे, वो गिरे कितने। 22 विधायक उधर से इधर कूदे, उधर से इधर कूदे। ये कूद क्यों रहे भाई? आराम से चल के भी तो आ सकते थे, कूद रहे। बहुत भगवान जाने कितने ऊपर से कूद रहे हैं। अभी भैया बता रहे थे कि वो क्या निकाल ली राहुल गांधी जी ने, अरे ये भारत जोड़ो यात्रा, तो यात्रा सक्सेस हुई उनकी। क्या बात कर रहे हो आप? भारत यात्रा, जैसे उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाल ली तो गोवा के 8 विधायक फिर इधर कूद गए। उन 8 को पकड़ा, बोले तुम इधर क्यों कूदे?
बोले भारत जोड़ रहे ना। बोले ये प्रकार जुड़ना चाहिए। अब कौन जोड़ रहा है ये उन्हें पता चला तो वो इधर कूद गए। बस हमें ये देखना है कि जोड़ कौन रहा मेरे भाई। इस देश की 140 करोड़ जनता ने जो भी डिसीजन लिया है पूरी ईमानदारी से लिया। हमने 10 साल से एक डॉक्टर को प्रधानमंत्री बना करके रखा। मनमोहन सिंह जी अर्थशास्त्री थे, डॉक्टर थे। डॉक्टर होने के बाद 10 साल में उन्होंने एक इंजेक्शन तक नहीं लगाया। तो फिर चाय बेचने वाले को प्रधानमंत्री बनाया। उस चाय बेचने वाले ने दे धड़ाधड़ ऑपरेशन पे ऑपरेशन, ऑपरेशन पे ऑपरेशन। बहुत अच्छे। हर महीने ऑपरेशन। अब अगर चाय बेचने वाला ऑपरेशन करेगा तो टाके में तो दर्द होगा। ये दर्द हो रहा है टाके में और कुछ जरा हाथ ढंग से खड़े करे। इस देश को बहुत अच्छे। राष्ट्रमाता स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का जन्मदिन है आज। और जो नफरत और पाकिस्तान की बातें कर रहे हैं, हम पाकिस्तान से हमारे से कोई इसी हिंदुस्तान का टुकड़ा। एक माँ के 2 बेटे हैं मेरे, परंतु यार आखिर करे भी सही तो हम क्या करें। इतने नफरत से तुम लेटे। कितना मोहब्बत बांटे इस नफरत के दौर में। बहुत अच्छे। अरे कितनी मोहब्बत बांटे हम इस नफरत के दौर में। एक बार तो बुलाओ रहे कभी लता जी को, तुम भी लाहौर में। वो मरते मर गई डोगरी और ओके वहां नहीं बुलाया। यार रात की 12 बजे कभी सोया ही नहीं है। बहुत अच्छे। कभी सोया ही नहीं मैं, सुने बिना गुलाम अली को। बढ़िया बात है। एक कविता आपके बीच में खड़ी करना चाहता हूँ साहब। ये वो हिंदुस्तान है मेरे भाई, माया मैं रस चढ़ी गया हूँ आकाश। जब लखन लाल मेघनाथ से युद्ध कर रहे थे, ये कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस क्या करे इसमें। ये तो आज से 500 साल पहले पंडित आत्माराम दुबे की संतान हुई बाबा तुलसी। और जब तुलसी को रामायण उठा करके देखो तो 500 साल पहले उन्होंने लिख दिया, श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण बहु दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज हाथ भी कमल चरण कमल नयन कमल पांव कमल। इतने सारे कमल 500 साल पहले अगला आदमी फिट करके चला गया। ये कोई हाथ से चल गया क्या? ये तो बहुत पहले ही फिट हो गया। कमाल है। बाबा तुलसी 500 साल पहले लिख के चले गए। ये नवरात्रि का पावन पर्व है मेरे भाई। बाबा तुलसी ने 500 साल पहले लिखा कि अमित नाम भट्ट कठिन कराला। आप सुंदरकांड उठा के पढ़ना। सुंदरकांड में उन्होंने लिखा कि अमित नाम भट्ट कठिन कराला। इस कलयुग के अंदर एक अमित नाम का आदमी पैदा होगा और पैदा होगा उससे भी दिक्कत नहीं, भट मारेगा वो। अगले आदमी का मैनेजमेंट इतना तगड़ा। मैनेजमेंट आप समझते हैं, शाम की आप जानते ही होंगे इतना फोकट का कभी समझ कम पैसे का इतने बढ़िया। ये क्या है? ये गले उतारने की बात है। ये राहुल पानी आवाज कम आ रही क्या? और कितनी का आवाज करें तो क्या मतलब इससे ज्यादा आवाज से? आप धीरे बोलो, बहुत फायदे में रहोगे। विश्वास नहीं हो तो घर पे जोर पे जाके बोल लेना। बोलना देखे घर पे जोर से, जितना धीरे बोलोगे बहुत मजा आएगा। आप घर पे जाके बोलो धीरे से, बोला आज तो तुम बहुत सुंदर लग रही हो, कितना मजा आएगा। ये सब शब्द का खेल है। एक शब्द है डाकण। अगर आप घर पे जाके बोल दो, बोले पड़े तो डाकण सर लग रहे, डाकणे पूरा घर सर पे उठा ले। इसी डाकणे को तुम प्रेम से बोल दो, बोले आज तो बहुत कातिल लग रही हो तुम। डाकणे और कातिल में कोई फर्क नहीं है, बस अपना अपना इन डोला होने ना, डोला को नजर है कि डोला में कौन कसी दिखे। अरस्तु को आप जानते होंगे, अरस्तु एक बहुत प्यारी बात कहते हैं कि मनुष्य 24 ही घंटे कुछ न कुछ सोचता है। हमारा मन कभी मस्तिष्क कभी स्थिर नहीं है, हम सोचते रहते हैं। जैसे अरस्तु कहते हैं। आप शायद सारे लोग अरस्तु को जानते हैं, नहीं जानते तो भी आप हाँ करो। उससे अपना स्टैंडर्ड मेंटेन होता है कि भाई अपन अरस्तु को तो जानते हैं कम से कम। दिनेश देसी तो ये समझ रहा होगा कि यार ये अरस्तु कहाँ को कवि सम्मेलन कराता होगा। अरस्तु कहते हैं नरेंद्र भैया कि मनुष्य 24 ही घंटे सोचता है। जो लोग पीछे बैठे हुए हैं वो पीछे बैठे बैठे सोच रहे होंगे, ये माता बहनें यहाँ से चली गई, जो कुछ बची हुई है वो वहाँ बैठे बैठी सोचती होगी। बहुत सारे लड़के पीछे बैठे बैठे सोचते होंगे।
कि यार के भुवन मोहिनी अकेले जाए कि कोई साथ में आए तो झूठ मत बोलना, मैं सही कह रहा हूँ तो बता दूँ। कितना सारा लोग सोच रहे हैं, बोलेगा कि अकेले जाएगा कि अच्छा ये कहाँ से आई होगी, इनका साथे कोई है कि नहीं है। तुम्हारा तो ऐसा लगेगा अकेले जा ही रही होगी। ये जो मेरी माता बहने बैठी हुई है ये खुद सोचती होगी इनके पोरियावन है भी क्या नहीं होएगा, इनके कितना पोरिया होएगा, अच्छा कितना साल की होएगा यार। गोविंद भैया ने शुरुआत ही इतने से करी, बोले यहाँ ऐसे राइचंद है सलाहकार कि अच्छा खासा वोट पुतवा दे, सलाह देने में कोई देर थोड़ी करे। ये मेरी माता बहने बैठी हुई, ये भुवन जी का स्वागत करने के लिए आए थे, ये 2 मिनट में कान में सलाह दे दे। बोले तुम भुवन जी तुम टुक्की वाला ब्लाउज भी ना करो, टुक्की वाला टुक्की वाले में तुमको बहुत इंटरेस्ट आ गया। अच्छा भुवन जी भी कान में कहते, बोले मैं टुक्की वाला नहीं मन तो मटकी गला को अच्छा लगे, मटकी गला। ऐसी एक कविता में आपके बीच में पढ़ देता हूँ साहब, आतंकवाद तो ठीक है, सारी फोगट की बात है। इस देश के अंदर कोई आतंकवाद, अब तो सारे आतंकवादी तक बेरोजगार हो गए भैया। वो जमाना चला गया जब बम फटते थे, जयपुर में बम फटते थे, बेंगलोर में बम फटते थे, हैदराबाद में बम फटते थे, दिल्ली में बम फटते थे, बम्बई की लोकल ट्रेन में बम विस्फोट हुआ। हमारे प्यारे कवि शाम ज्वालामुखी जी उस विस्फोट के अंदर चले गए मेरे भाई। अब वो दिन ही नहीं बचे, बम ही नहीं फट रहे, आतंकवादी खुद बेरोजगार है। वरना उस समय तो ऐसी हालत थी कि अगर 10-20 दिन तक बम नहीं फटे तो आदमी खुद पूछ ले, बोले उधर फटा रहा, बोले उधर तो नहीं फटा, बोले उधर फटे तो मेरे को फोन करना, बहुत दिन से फट ही नहीं रहे। अब हमको मरने की इतनी प्रैक्टिस हो गई थी। बहुत वो कोड़ी का आतंकवाद इस देश को बम से डराएगा, इस राष्ट्र को बम से डराना चाहता है आतंकवाद। धन्य धन्य धरा जहाँ की शक्ति भक्ति और स्वाभिमान कभी बिका नहीं, और धन्य था वो शूरवीर राणा जिसकी ताकत के आगे अकबर तक टिका नहीं। क्या फौलादी सीना था उस राणा का, टकरा कर तीर सीने में टूट जाते थे, और हिन आता था जब चेतक तो मुगलों के छक्के छूट जाते थे। और ऐसा भगवा उड़ाया राणा ने हल्दी घाटी में कि सूर्यदेव भी छिप गए गगन पर, और आदमी तो आदमी एक घोड़े ने जान दे दी वतन पर। जिस देश में चेतक घोड़ा हो गया, दोनों हाथ खड़े करें आपके। भारत माता की, भारत माता की। शांति पकड़ लो। नहीं अगर चेतक घोड़े को मालूम पड़ जाए कि मेरे मरने के नाम पे इन्होंने दोनों हाथ खड़े करे तो उसकी आत्मा को कितनी ठेस पहुंचेगी। और चेतक घोड़े का तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, तुम्हारी बाह यहाँ से फटेगी और यहाँ से बाह फट जाए उससे भी कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत यह कि बाह फटी हुई हो तो अंदर कितना बुरा लगे, क्योंकि अंदर साफ सफाई नहीं है, बहुत गंदो लगे हो। सबके थोड़ी है ये ऐसा। भैया बहुत अच्छी बात है, ये हमारा हिंदुस्तान है, हम विश्व गुरु है। तो ये भाई साहब प्रियंका चोपड़ा लाड़ा दत्ता, उससे आपको क्या लेना देना? जब उसको आपसे लेना देना नहीं तो फिर आपका उससे क्या लेना देना? एक जब वो अपने को जानती नहीं पहचानती है प्रियंका चोपड़ा से अगर लेना देना तो मेरे को लेना देना है भाई। आपको उससे क्या लेना देना प्रियंका चोपड़ा से है? हो सकता है आपको इस उम्र में प्रेम चोपड़ा से लेना देना होना चाहिए। अच्छे आदमी कहाँ तक पहुंच रहे, देखो हमारी दृष्टियां कहाँ पहुंच गई। ये सारे दृष्टि के खेल है। ये हिंदुस्तान है। हमारे कवि मित्र भी बहुत चिंतित हो रहे थे, इतना चिंतित होने की कोई जरूरत नहीं मेरे भाई। जो लोग बड़ा डिसीजन लेते हैं इस देश के अंदर, जो लोग ये चिल्ला चोट कर रहे हैं ना, क्या चिल्ला चोट कर रहे हैं? मोबाइल पे सबसे बड़ा महायुद्ध चल रहा है इन दिनों। रूस ने यूक्रेन पे बम फेंके, न तो अपन ने देखे ना उन्होंने देखे। उस रूस को भी मालूम नहीं बापड़े को कि मैंने इतने फेंके, ये तो इन चैनल वालों ने फिकवा दिया उससे इतने। जितने उसने भी फेंका गोविंद भैया, इससे ज्यादा ये चैनल वाले फेंका रहे। जब उस रूस को मालूम पड़ा पुतिन को, तो उसने बुलाया इनको, बोले तेरे हाथ जोड़े यार भैया, अब तो मत दिखा, हम तो फेंक ही नहीं रहे। बोले तुम्हारे हाथ जोड़ने से क्या मतलब, हम तो फेंकेंगे। कैसे फेंकोगे जब मैं फेंक ही नहीं दिया तो तुम कैसे फेंकोगे? बोले युद्ध शुरू करा था तो तुमने हमसे पूछा था? बोले नहीं पूछा था। बोले बस तो फिर हमारी मर्जी पड़े, वहां तक हम फेंकेंगे और तब तक फेंकते रहेंगे, तब तक फेंकते रहेंगे जब तक इस हिंदुस्तान के अंदर कोई नई घटना नहीं घटेगा। तब तक यूक्रेन के अंदर बम तो ऐसे ही फटेगा। वाह भाई नई घटना घटेगी। हम यहाँ कहाँ तक चलाएगा इस आर्यन खान को? 22 दिन तक आर्यन खान को घसीट रहे हैं। एक वो आर्यन खान हुआ, उसको 20-22 दिन तक उसको घसीटा। चैनल वालों के पास, विचारों के पास में करे भी तो क्या करे?
वो आलिया भट्ट का चौथा महीना लग गया। पूरा पूरा मीडिया बम्बई पहुंच गया। आलिया का क्या नाम उसका, आलिया भट्ट। बोले आलिया भट्ट जी माँ बनने वाली है, आलिया भट्ट जी माँ बनने वाली है, उनको चौथा महीना चल रहा है। अरे इनका बस में चल रहा है, खोपड़ा को गोला ले जाइए। बोलो खोपड़ा का गोला खिलाओ इनके, काम ही नहीं बचा इनका यार। अब ये कोई बात बताने की बात है? इतनी देर से हमारे दिनेश भाई ने शुरुआत में कह दिया कि वो मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। ये इनको क्या पता और आपको क्या पता? इस राजो हिंदुस्तान, हमारे हिंदुस्तान, लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं हिंदुस्तान गांव में बसता है। हिंदुस्तान गांव में बसता है मेरे भाई। तो जिस गांव के अंदर लोगों को पता ही नहीं कि ओवैसी है कौन, और जिसने ये कहा कि मैं भारत माता की नहीं बोलूं, उस ओवैसी को भी मालूम नहीं कि मैंने ऐसा कब कहा। और अगर उसने कह दिया तो आपको इतना बोलने की जरूरत क्या? पर चैनल वाले भी उसी को दिखा रहा है जो ये कह रहा है कि मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे नहीं बोले तो मत बोल, तुम उसको दिखाओ नहीं जो रात दिन भारत माता की जय बोल रहे हैं, उनको दिखाओ। जो बोल रहे हैं बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। और वो क्यों बोलेगा? जैसे ये कह रहा था दिनेश भाई कि उनको इतनी प्रैक्टिस नहीं है, जिसकी जुबान पे जो शब्द चढ़ा है वो वही बोलेगा। भाई ये वीर रस की कविता करते हैं नरेंद्र भाई, तो वीर रस की भाषा बोलेंगे। डॉक्टर भुवन मोहिनी जी श्रृंगार की कवित्री है, मोहब्बत की कवित्री है। देश में इस नफरत के दौर में जो मोहब्बत बांट रही है, और उस मोहब्बत को हमने लिया, आपने लिया। मेरे गांव के पास में एक आदमी ने भुवन मोहिनी जी को सुना और उसने मोहब्बत करना शुरू कर दी। बहुत बड़े लफड़े हुए भैया, 6-7 लाख रुपए में निपटा वो मामला, क्योंकि मोहब्बत कर ली आपने। बहुत अच्छे। तो मोहब्बत करे पर रिजल्ट गलत आता है। इंदौर के एक लाज में से पकड़ाया, नहीं कर रहे, बोले मोहब्बत। ये मोहब्बत के रिजल्ट बहुत गलत निकलते हैं रिजल्ट। इसलिए जो जहाँ पे मोहब्बत जहाँ पे करना चाहिए वहीं पे मोहब्बत करना चाहिए। वरना अगर इस मोहब्बत से सारे काम हो जाते तो विष्णु का जो 24वां अवतार सृष्टि का नियंता, वो 64 कला से परिपूर्ण पर ब्रह्म श्री कृष्ण नारायण अपने हाथों में सुदर्शन चक्र को कभी भी नहीं उठाता। वो ये काम सारे मोहब्बत से ही कर लेता। परंतु उसको ताली मत बजाओ मेरे भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि ये पवित्र मंच है, सार्वजनिक झूठ इसी मंच से बोला जा रहा है। ये मेरे बड़े भाई बैठे हुए जाती मेरा कि ये मेरा छोटा भाई है, हमारी आदरणीय बहन भुवन मोहिनी, ये सारे इतने बड़े झूठ बोले जा रहे हैं, जबकि मेरे कोई भाई बहन नहीं। मैं ऐसे क्यों झूठ बोलूं यार? क्या मतलब है? अरे समस्या पैदा हो जाए। मैंने एक बार प्रेम में मतलब मैं भावुक हो गया और मैंने कहा कि दिनेश देसी की मेरा छोटा भाई यहाँ पर बैठा हुआ है। 4 दिन बाद इसके पिताजी मेरे घर आ गए। बोले जाने मेरा कि वो घर कसो। बोले यही है, बाहर निकल। मैंने कहा क्या हुआ? बोले ये दिनेश तेरा भाई है छोटा। मैंने कहा भाई साहब मेरे मुंह से निकल गई। बोले ऐसे कैसे निकल गई? जब तेरा बाप के घर से निकल के मैं आया क्या मेरे घर पे? जब तेरे पिताजी वहां नहीं आए तो फिर ये तेरा भाई कैसे हो गया? इसलिए आप जबरदस्ती ऐसे शब्द का प्रयोग क्यों करो? भाई ऐसे भाई भाई बोलने से या तो मेरी माँ बदनाम हो रही है या इसकी माँ बदनाम हो रही है। तो अपनी माँ को तो अपने ही पास लेने दो ना, खाई के भाई यार। ये भाई भाई कोई किसी का भाई नहीं और कोई मेरी बहन नहीं। मेरी बहन रात के 1-1:30 बजे क्या ऐसे रोते फिर क्या मतलब है यार? मेरी बहन मेरे घर पे मेरे जिया जी के साथ में, और मेरी बहन ऐसे रोते फिर तो मेरे जिया जी मार मार के चमड़ा तोड़ दे। क्या बात कर रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है मेरे भाई। मैंने क्या कहा कि वो ठिकरी का आदमी, वो आदमी छूट गया ठिकरी का। अब वो फटोरिया रात के 11:15 बजे मालूम पड़ी कि 250 से 70 आयो। 250 से 70 जाने नहीं जाने तो कहीं जाने। जब आप जान रहे हो तो ये क्यों नहीं जानेंगे? अब वो रात की 12 बज रहे हो, औरत परेशान। बोले ये तो सटोरिया उन रोज ही आए यहाँ घर, खिचड़ी बना दी, एक थाली में रख दी, दोनों बेई जी बैठ गए। बोले प्रेम से दोनों साथ में खा ले। राजेश भैया इसको बोलते हैं प्रेम और मोहब्बत। दोनों बेई जी साथ में, थोड़ा सा घी डाल दिया, थोड़ी सी वो थाली टेढ़ी हो गई। ठिकरी वाला समझ गया 250 से 70 वाला कि घी उधर चला गया, ये उधर राजो तरफ। तो उसने कहा कि देखो बेई जी तुम दीपावली पे भी नहीं आया। भाई ने खींचा घी इधर ही उंगली से। बोले तुम दीपावली पे भी नहीं आया, तुम नवरात्रि में भी नहीं आया, गणेश चतुर्थी पे भी नहीं आया। 3 झटके में पूरा घी इधर ठिकरी तरह। वो भी समझ गया कि ये घी खींच के ले जा रहा होगा। उसने कहा बोले दीपावली नवरात्रि सब शामिल, अपन तो शामिल ही करेंगे। पूरा घी घाट मोट आदमी घी खींचने में लगा हुआ है। आप यही नहीं समझ रहे जहाँ का नोरा में ज्यादा रसोई होगा वहीं लोग जाएगा कि जिन्ना के है?
कांग्रेस वाले लोग बीजेपी में कूद कूद के आ रहे हैं। समस्या ये थोड़ी, कांग्रेस की सबसे बड़ी समस्या है कि उनके नेता उनसे नहीं संभल रहे। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे क्या, और भारतीय जनता पार्टी की ये समस्या कि इनसे इनके कार्यकर्ता नहीं संभल रहे। बढ़िया बात है। जो दरी बिछारिया बेचारा वो दरी बिछारिया, और वो ऊपर से कूद कूद के आ रहे हो, कूद कूद के आ रहे हैं। ऐसे कूदने फादने से काम नहीं चलेगा। ऐश्वर्या राय, युक्ता मुखी, नारा दत्ता और प्रियंका चोपड़ा, क्या गजब का बनाया मालिक ने तुम्हारा थोबड़ा। तुम सब के सब विश्व सुंदरी का खिताब जीती, पर सही सही बता ना तुम्हारे साथ क्या क्या बीती। हमारे संस्कारों को कहाँ पैरों तले रौंदा गया मेरे भाई। ये हिंदुस्तान है, हमारी संस्कृति, हमारी जड़ें इतनी गहरी है, हमारी जड़ें इतनी गहरी है कि जो लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी देश का प्रधान नायक, जो हिंदुस्तान का प्रथम नागरिक नरेंद्र मोदी अपने जन्मदिन पे चीते क्यों लाया। अब नरेंद्र मोदी घर घर पान की दुकान पे कहता फिर क्यों रे, मैं इसलिए लाया क्या कि ये चीते क्यों लाया, ये उनको बताए कि वो चीते क्यों लाया। बहुत अच्छे। हालांकि अभी हुआ कुछ भी नहीं, पर बस साइलेंट हो गया मामला पूरा। फेसबुक पे बस ये लड़ाई चल रही। एक पक्ष कह रहा बोले चीते क्यों लाए, चीते क्यों लाए, बोले क्यों लाए भाई चीते, बोले गाय माता जो है वो लंपी बीमारी से तड़प रही है और तुम चीते ले आए। अब जो चीते लाए उनका ये कहना कि गाय को हमने बीमार करा क्या। फेसबुक की लड़ाई किसी को समझ में नहीं आती। इसके पहले बहुत खतरनाक गोविंद भैया फेसबुक की लड़ाई चली, और अच्छा इनमें क्या कि फेसबुक की लड़ाई कब जाके खत्म होती मालूम आपको, जैसे ये कंगो क्या नाम है फिल्म अभिनेत्री कंगना रनावत, कंगना रनौत, मेरे उससे जान पहचान नहीं है तो मेरे को नाम मालूम नहीं है उनका। तो नहीं गोविंद भैया का काम पड़ता रहता, कंगना रनौत बम्बई जाते तो मिलते, कोई बड़ी बात तो है ही। तो कंगना रनौत को की बार तो पूछ रही थी आपकी, की बार आपकी भी पूछ रही थी, मेरे बारे में पूछा उसने। देखो एक बात है, एक बात तो है, वो बेवफा नहीं है, वो नहीं है बिल्कुल वफादार। वफादार क्या, रात को अंधेरे में कहीं एक आध बार भी मैं मिला, पर उसने पूछा ना तुम्हारे बारे में, हाँ। क्या जाने देगा कि क्या कर रहा है, तो फिर आपने बताया जाए कि अभी वो भुवन मोहिनी जी से बात कर रहा है। कंगना रनौत को पद्मश्री दे दी। अब जैसे कंगना रनौत को पद्मश्री दी, अब इसमें कोई नई बात नहीं है कि कंगना रनौत को पद्मश्री क्यों दी, क्योंकि एक कोटा रहता है। कोटा कौन सा रहता है, जैसे कि ये भैया चाय वाले, तो ये क्यों गिन के थोड़ी ला रहे, वो एक परात है, ट्रे तो है ही अपने पास में, थाली से ही काम चल रहा है। ट्रे कहाँ से लाए, न क्यों लाए ट्रे, क्या मतलब ट्रे किसी की मांगो किया देख रहे हैं, तो हम तो कोई ना मिले नहीं मिले, तो उस थाली से ही काम चल रहा है। उस थाली के अंदर 6-7 कप रख दिए चाय के, वो चाय उबली नहीं उबली, कच्ची पक्की जैसे भी है, क्योंकि एक बार कमिटमेंट हो गया था कि नरेंद्र भैया का इनसे राजेश भैया से, नरेंद्र भैया को राजेश भैया ने गले उतार दिए। इस देश में कुछ भी नहीं हो रहा गोविंद भैया, सिर्फ एक ही काम हो रहा है, सब एक दूसरे के गले उतार रहे। बोले उतरी गले, बोले हाँ उतरी गले, बोले हाँ। आप पूरी गीता पढ़ लेना, गीता के अंदर कुछ भी नहीं है, बस एक ही बात है। बोले है अर्जुन ये शरीर नश्वर है, बोले हैं, बोले उतरी गले, बोले हाँ। ये द्रोण, ये भीष्म, ये कर्ण, ये सब मरे हुए पड़े हैं, मेरे इस विराट रूप में देख ले, बोले उतरी गले, बोले हाँ। बोले जब ये सब मरे हुए हैं तो तेरा कोई रोल नहीं है, हे अर्जुन मैं काल रूप हूँ, मैं तो इनको मारने के लिए आया हूँ, तू मार या मत मार, मैं तो इनको मारूंगा। येन केन प्रकार भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उतार दी गले। बोले उतर गई गले, बोले हो, बोले उतर गई तो उठा धनुष बाण में मार इनको। बहुत अच्छे। बस ये कि यही बात राजेश भैया ने इनको गले उतारी। बोले अपन नवरात्रि में कवि सम्मेलन करा, बोले ठीक है, उतरी गले, बोले हो, बोले अपना बजट थोड़ा सा कम है, बोले उतरी गले, बोले एक तो कवियत्री और 6 कवि, एक कवि थोड़ा ढंग का, गले उतरी के नहीं उतरी, बजट के हिसाब से काम करना। ये तो नरेंद्र भैया का मैंने क्या कहा कि इनका प्रेम था तो सारे कवि अच्छे आ गए, सारे कवि अच्छे आ गए। हालांकि मैं आपसे बीच में ये बताना चाहता हूँ, ये बेटा बेटा इसको बिठा लो, बेटा कहाँ जा रहा है बेटा,
चाय तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को कोई दिक्कत थोड़ी, पर के जाके मैं वहां जा रही हूँ। अरे मालूम लफड़ा हो जाए, सुबह में समिति वाले क्या जवाब देंगे कि रात की 2 बजे एक लड़का उठ के गया और कुछ लफड़ा हो जाए तो क्या मतलब, किसके भरोसे। इसलिए अगर आपको जाना है आप जाओ, परंतु आप हर कवि के बीच में 5-5, 10-10 लोग उठ के जा रहे हो। पढ़े लिखे लोग हैं यार हम, आपको जाना है आप एक एक करके जाइए। 10-10, 20-20 लोग उठ के जा रहे हो आप। जब जनरल डायर ने जलियांवाला बाग के अंदर गोली कांड किया, सैकड़ों लोग मर गए झुंड के झुंड। कौन कौन मरा उनके नाम भी मालूम नहीं है, परंतु भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद, ये सब एक एक करके गए। पूरा देश आज उनको पूज रहा है। आपको जाना है आप एक एक करके जाइए, आराम से जाओ, प्रेम से जाओ। मैं बहुत बढ़िया, साउंड बहुत अच्छा, साउंड अच्छा। तेरे को मालूम नहीं साउंड कोई आज से चल रहा है। आज से 17 लाख वर्ष पहले जब सूत जी महाराज ने नैमिषारण वन के अंदर 88,000 ऋषि महात्मा को एकत्रित किया और 88,000 ऋषि महात्मा को सत्यनारायण भगवान की कथा का विधान बताने के लिए जिस माइक की जरूरत पड़ी, वो ये वाला माइक था। बहुत पुराना आइटम है, बहुत शानदार माइक है भाई। हम इस माइक के बारे में सिर्फ यही कह सकते हैं, इस मंच से हम एक भी शब्द अगर गलत बोल दे, पता नहीं किसकी आत्मा को ठेस पहुंचे। हम इस माँ सरस्वती के मंच से, सरस्वती के पुत्रों से ये निवेदन कि हम एक भी ऐसा शब्द नहीं बोले जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। हमें कोई लेना देना नहीं। ये वो खा गया, ये सड़क खा गया, ये सड़े हुए गेहूं खा गया, ये सरिया खा गया, ये पूरा तालाब खा गया। अपने को क्या लेना देना कौन क्या खा गया। भाई तुम खुद की कैपेसिटी बढ़ाओ ना खाने पीने की। ना खुद खा रहे हो ना दूसरे को खाने दे रहे हो। और ये कौन चिल्ला रहा कि खा गए। ये वही चिल्ला रहा है जिसको खुद को खाने को नहीं मिला। इसलिए आप खाइए, खाओ पियो, ऐश करो। संसद में घाटे का बजट मत पेश करो। सामान्य भाई ये तो बहुत पहले से चला आ रहा है। युग सहस्त्र योजन पर भानु। अमेरिका ने कहा, बोले मैंने आपसे क्या कहा कि अगर बड़ा आदमी मोदी जी अगर चीते लाए, नहीं चीता तो रात भर चलेगा आगे। तो उस चीता को इतनी चिंता नहीं हो रही जितनी दूसरे लोगों को चिंता हो रही है। उस चीता को मालूम पड़ जाए कि सोशल मीडिया पे मेरा इतना प्रचार हो रहा है और मेरे खिलाफ लोग इतना खड़े हो गए, तो वो खुद चीता खुद किए थे। मतलब वो बाड़े में से बकरा 8 दिन से नहीं खा रहा। उससे पूछ ले, माइक में घुसड़ के बोले, क्यों चीता जी आपको कैसा महसूस हो रहा है। बोले महसूस तो कुछ नहीं, तुम एक काम करो कि 2 रोटी के गेहूं के फुलके और थोड़ी सी मूंग की दाल ले आओ आप। तो मेरे को तो ये हिरण विरण खाना ही नहीं है, तुम ही खाते रहना। मैं खा के क्या करूँगा भाई। तुम्हारे यहाँ हो सकते, तुम्हारे यहाँ के शेर भेड़िए नहीं खाते होंगे, शाकाहारी भी हो सकते हैं। मैं तो मांसाहारी आदमी, परंतु आज से मैं मांस का त्याग करता हूँ। ये आप ही खाना, ये खाने पीने की प्रैक्टिस आपकी है। जब आप सड़क खा सकते हो, आप फूल खा सकते हो, आप करोड़ों अरबों खा सकते हो, आप गाय का चारा खा सकते हो, तो ये हिरण खाने में आपको क्या जा रहा है। मेरे को तो 2 रोटी और थोड़ी सी मूंग की दाल। जो लोग यहाँ से जा रहे हैं उनसे मेरा निवेदन है, मेरा कोई निवेदन नहीं उनसे कि बस आप थोड़ी देर और रुको। इसके अलावा मेरा कोई निवेदन नहीं। बड़े आदमी से भी गलती होती है, ऐसा नहीं है कि गलती बड़े आदमी नहीं करते हैं। राजेश जी, आप बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं। श्याम जी, बड़े लोग भी गलती करते हैं। जब हनुमान जी लंका में गए, गोविंद जी आप पहली बार सुनेंगे, तो हनुमान जी गए लंका में। लंका में गए तो उन्होंने क्या करा कि उनको भूख लगी। अब भूख तो कहीं भी लग सकती है। उनको भूख लगी, उन्होंने सीता जी से कहा कि मात मुझे अतिशय भूखा, मैं बहुत ज्यादा भूखा हूं। तो सीता जी ने कहा कि देखो थोड़ी देर कंट्रोल करो अपने आप को, और ये खाने पीने के बारे में तुम बात मत करो, यहाँ पे खतरनाक राक्षस लोग रखवारी करते हैं। तो हनुमान जी ने कहा, बोले कोई टेंशन नहीं, मेरे को भूख लगी, मैं खाऊंगा। तो हनुमान जी ने फल खाए, अशोक वाटिका उजाड़ी, मेघनाथ आया, सादा ब्रह्मास्त्र कपिमन कीन विचार हनुमान जी को बांध करके ले गया। रावण की दरबार में जब हनुमान जी को ले गए तो उस रावण ने कहा, बोले क्यों रे हनुमान, तुम ज्ञानियों में अग्रज हो, ज्ञानी नाम अगण्यम। तुम ज्ञानियों में अग्रज होने के बाद तुमने बहुत बड़ी गलती करी है। बोले क्या गलती। बोले भूख लगी थी तो 4 फल तोड़ के खा लेना था, ये वृक्ष तुमने उखाड़े क्यों। हनुमान जी ने कहा, बोले यार गलती तो वाकई में अपने से हुई है भाई। भूख लगी थी तो 2-4 केले तोड़ के खा लेना था, सेवफल खा लेना था, ये वृक्ष क्यों उखाड़े। जो लोग ये कह रहे हैं कि ये गलती हो गई, मोदी जी चीते क्यों लाए, मोदी जी चीते क्यों लाए, वो चीते इसलिए लाए कि कई बार बड़े लोग भी गलती कर देते हैं, परंतु उस गलती के पीछे जो रहस्य रहता है
वो रहस्य छोटे लोगों को समझ में नहीं आ रहा। हनुमान जी ने कहा कि देख रावण, ये वृक्ष मैंने उखाड़े हैं, अशोक वाटिका नष्ट करी, भूख लगी, फल खा लेना था, तेरा यही कहना ना कि ये वृक्ष क्यों उखाड़े? ये मैंने इसलिए उखाड़े रावण कि ये जितने वृक्ष डीठ बन के खड़े हुए हैं, ये इस पृथ्वी से पैदा हुए हैं, इस पृथ्वी के पुत्र हैं। और ये जो सीता इस अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हुई है, ये सीता भी वैदेही इस पृथ्वी से पैदा हुई है, इसलिए इस सीता के ये वृक्ष सारे भाई हैं। और एक बहन अगर रोती है और भाई अगर डीठ बन के खड़े रहे, उन्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं। सारे वृक्ष उखाड़ कर भाई जिंदाबाद, बड़ी बात कह दी है। मैं आजकल बड़ी बातें कह रहा हूँ, तो और मेरी बड़ी बात छोटे लोगों को समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो छोटे हैं, छोटे लोग गलती कर रहे थे। मैं कितनी बार कह चुका कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में, वो गलती करते हैं, और वो जब गलती करते हैं तो घर के लोग उनसे नाराज नहीं होते। छोटा बच्चा अगर मान लो एक कप तोड़ दे, चाय ढोल दे, तो कोई नाराज ही नहीं होता है। हमारी भुवन मोहिनी जी का छोटा सा बच्चा रोज घर में गलती करता है, कुछ भी नहीं कहता, ये रोज बर्फ के गोले खा रहा है, तो ये उसको माफ कर देती, सिर्फ इतना ही कहती, बोलो बेटा इसमें सेक्रिन है, गला खराब होता है, अपने को नहीं खाना। अलग अब तो बेटा इतना बड़ा हो गया कि वो दूसरे को बर्फ के गोले खिलाता होगा, भगवान जाने, मैंने तो नहीं देखा कितना बड़ा हो गया, पर भगवान से प्रार्थना है कि बच्चे को बड़ा करे, जल्दी से बड़ा करे, ताकि वो कोई बड़ा काम करे। एक कविता में आपके बीच में रख रहे, कौन सी नहीं कविता यार दिनेश सुनाते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं कविता ये सुनाना चाहता हूँ, दिनेश भाई बहुत कह रहे हैं बहुत अच्छी कविता है, प्यारी कविता है। अरे तितली क्या उसकी सारी ये सारी बातें ये नहीं सबकी है, ये नरेंद्र भैया नई कविता सुनेगा आप पहली बार। भाई साहब डॉक्टर साहब आप आशीर्वाद देना मेरे को, बहुत प्यारी कविता है, बहुत अच्छी कविता है। इस कविता की सिर्फ एक ही खासियत है कि इसमें से बीच में से कोई भी उठ के नहीं जाए। ये अपने घर की बात है, अपना ये प्रेम भाव है, तो मैं बता रहा हूँ, वरना अहमदाबाद में 4 लड़के उठ के चले गए, अभी तक कनाडा में से खून आई रहे उनके। फोन आया इनके पास में दिनेश भैया, दिनेश झूठ भी नहीं बोलता है कि कान में से खून कैसे बंद होगा, तो दिनेश ने कह दिया कि ये तो भगवान की कृपा है कि कान में से खून आ रहा है, नहीं तो पता नहीं कहाँ से खून आना शुरू हो जाते हैं। सबकी है ये, सबकी क्या है, सबकी सबकी क्या है? ये धरती सबकी है, ये धरती, सबको अधिकार इस पर, चाहे चींटी हो या शेर, सबको अधिकार इस पे, चाहे वो चींटी हो या शेर। जनाब चादर बहुत छोटी है आपकी, मत पसारो इतने ज्यादा पैर। कविता ध्यान से सुनना, अगर आपकी रीढ़ की हड्डी कांप जाए तो एक भी हाथ खाली न रहे मेरे भाई। जो हमारे पास क्या इस देश के अंदर जिहाद हो रहा है, क्या है जिहाद मेरे भाई? रूह का परवरदिगार से मिलना। इन मूर्खों को, इन जाहिलों को जो जेहालतों में जी रहे हैं, जो आंखों में ख्वाब देखते हैं दुनिया जीतने का, इन जाहिलों को पता नहीं, जो ख्वाब देखते हैं दुनिया जीतने का ख्वाब देखते हैं, रोज रोज तरकीबें करते हैं, रोज रोज तरकीब सोच रहे हैं। एक लाइन पढ़ना चाह रहा हूं इधर से मैं मेरे भाई, हालांकि लाइन भूल रहा है ऐसा मेरे को लग रहा है। जुबा पे क्या चढ़ा? जुबा पे चढ़ी हुई मेरे को तो, ये तो मैंने आपसे पहले किया दिया कि जिसकी जुबान पे जो चढ़ी है वही तो बोलेंगे। भाई अकबरुद्दीन ओवैसी जो भारत माता की जय इसलिए नहीं बोल रहा क्योंकि भारत माता की जय जैसा पवित्र पावन मंत्र उसकी जुबान पे चढ़ा ही नहीं, इसलिए वो बोल ही नहीं पा रहा है। वो कैसे बोलेगा? उसकी जुबान पे ये शब्द चढ़ा ही नहीं है, उसकी जुबान पे तो सिर्फ यही चढ़ा है, लाइलॉन के जूते, चप्पल ले आओ, लोहा लंगर ले आओ, 5 रुपए किलो। भाई ये चढ़ा हुआ उसकी जुबान पे तो वो यही बोलेंगे। ये जिहादी, ये जाहिल दुनिया जीतने की तरकीबें रोज करते हैं। ये धरती सबकी है, चाहे चींटी हो या शेर। ये दुनिया जीतने की तरकीबें जो रोज करते हैं, इन्हें पता ही नहीं। आशीर्वाद चाहता हूँ साहब, एक लाइन गोविंद भैया में ये तो नहीं कहूंगा मैं कि आपके चरणों में 2 लाइन रख रहा हूँ,
नहीं अभी अपन चरणों में रख दें, मालूम पड़ा कि यार क्या मतलब है यार, वापिस इनसे मांगो कि मेरी देना वो लाइन, मेरी लाइन मेरे पास। तो एक तो पहले से लाइन ने कम पड़ रही, लाइन दे दे के लाइन ही खत्म हो गई। सबकी है ये धरती, सबको इस पे अधिकार, चाहे वो चीता चाहे वो चींटी हो या शेर। जनाब आपकी चादर बहुत छोटी है, मत पसारो इतने लंबे पैर। ये जाहिल दुनिया जीतने की रोज रोज तरकीब, ये जाहिल दुनिया जीतने की तरकीब रोज रोज खोज रहे हैं। ये क्या खोज रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इन जाहिलों के नाम पे पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है मेरे भाई, नहीं उनके नाम पे ही ऐसा हो रहा साला, ये वरना तो ऐसा होता ही नहीं उनके नाम पे। पर भगवान जाने क्यों ये सारा इनका मैनेजमेंट खत्म हो गया। उस बराक ओबामा ने कहा बोला हिंदुस्तान वालों के पास में मैनेजमेंट नहीं है। मैंने कहा बेवकूफ तेरे को पता ही नहीं मैनेजमेंट की परिभाषा विश्व को अगर किसी ने दी है तो हिंदुस्तान ने दी है। ये हिंदुस्तान ऐसा है जो दुनिया का विश्व गुरु है। हमारे पहले विश्व गुरु हुए हनुमान जी, बगैर फ्लाइट बगैर ट्रेन बगैर बस लंका में जाके राम की क्या साख कर दी, माचिस की तीली से लेके केरोसिन तक सामने वाले का, और पूरी लंका जला के राख कर दी। इससे बड़ा और मैनेजमेंट को बचपन में पालने में सोए हुए थे, जाने किन ख्यालों में खोए हुए थे। बताओ ऐसा चरित्र कहाँ मिलेगा विश्व के किसी भी राष्ट्र में। और अंजना मैया को थोड़ी सी देर क्या हो गई, पूरा सूर्यदेव निकल गए ब्रेकफास्ट। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनों लोग भयो अंधियारो। हम किन संस्कारों की बातें कर रहे हैं दिनेश भाई। हमारी संस्कृति, इस दुनिया में नग्नता, जो मुंबई से निकलने वाली अश्लीलता, शायद उन्हें पता नहीं कि दुनिया में नग्नता सिर्फ दो ही अच्छी लगती है। मुझे विदा करना, या तो नग्नता वो अच्छी लगे जिसका तन कुंदन मन कुंदन, तप तप कर तन बना होगा कुंदन। भला दुनिया में इससे ज्यादा सुंदर मूर्त क्या होगी। और जिसने वासना और विकारों का त्याग कर दिया उस महावीर को वस्त्रों की जरूरत क्या होगी, या फिर वो नग्नता। एक बार पूरा सदन दोनों हाथ खड़े करे, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री नरेंद्र अटल जी का, जिनकी वजह से मुझे आपके दर्शन करने का सौभाग्य मिला। आपकी जय।